हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जो भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो हम एक शपथ की बात करते हैं, तो यहीं से शुरू होती है शपथ। तो स्वागत है आपका एग्ज़ाम डोज में। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो हम बात कर रहे थे भारतीय दंड संहिता की। तो इसकी कुछ क्लासेस पहले हो चुकी हैं। तो चैप्टर 2 भारतीय दंड संहिता का चैप्टर 2, तो इसमें हम जनरल एक्सप्लेनेशंस पढ़ रहे थे, सामान्य स्पष्टीकरण। तो धारा 50 तक हमने पढ़ लिया था। बात की जाए धारा 51 की, तो धारा 51 में शपथ के बारे में दिया गया है। शपथ को एक्सप्लेन किया गया है कि शपथ क्या है। तो वही है, देखा होगा आप लोगों ने मूवीज़ में, कभी गीता के ऊपर, कभी कुरान के ऊपर अलग अलग तरीके से हाथ रखवा के बोला जाता है, या कोर्ट में बोला जाता है कि बोला भाई शपथ दिलाई जाती है कि जो भी आप सत्यनिष्ठा थे और अपनी चीज़ों को बताएंगे। तो यहाँ पे वही शपथ है। शपथ की बात की गई है कि कोई भी चीज़ है, अफर्मेशन बोल लो या कुछ भी, जो भी चीज़ आप उसको सत्यनिष्ठा से, कोई भी वचन है या स्टेटमेंट है जो भी आप देते हैं, वो सब शपथ के अंतर्गत आता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी फॉर्म वगैरह भरते हैं, हम फिल करते हैं, तो एक अंडरटेकिंग भरवाई जाती है। उसमें लिखा जाता है कि मैं ये ऐसे करके, और जो भी मैं डिटेल्स दे रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से पूर्णतः सत्य दे रहा हूँ। तो वही शपथ है, अंडरटेकिंग भी बोल सकते हो। तो धारा 51 जो है आईपीसी की, इसमें शपथ के बारे में बताया गया है। धारा 52 की बात की जाए तो धारा 52 सद्भाव पूर्वक, इन गुड फेथ। तो बात की जाती है सद्भाव पूर्वक है क्या, गुड फेथ है क्या, मतलब किस तरह से आप पहचानोगे कि कोई भी काम किया गया है वो गुड फेथ में किया गया है। तो इसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है कि सद्भाव पूर्वक कोई काम कैसे है। मान लिया जाए आप कहीं जा रहे हो और आपने क्या है, एक बच्चा जा रहा है, कोई भी फॉर एग्जांपल सिंपल एक ए व्यक्ति था, इसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तो जब इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है, लेकिन इसको चोटें गंभीर थी और डॉक्टर अपना पूरा प्रिकॉशन लेके सारी चीज़ों से इसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है, लेकिन इसको बचा नहीं पाता है डॉक्टर ए को। तो वहाँ पे अब ए क्योंकि मर जाता है, ए की मृत्यु हो जाती है, लेकिन क्योंकि जो डॉक्टर था उसने सारे प्रिकॉशंस लिए थे, तो सारी चीज़ें की थी, तो यहाँ पे माना जाएगा, उसके ऊपर हत्या का आरोप नहीं चलेगा। उसको माना जाएगा कि इसने जो भी काम किया वो गुड फेथ में किया था। बशर्ते अगर यही बात की जाए कि गुड फेथ में क्या नहीं होगा, तो मान लिया जाए डॉक्टर था, ए हॉस्पिटल में गया, इसको चोटें लगी हुई थी और ये डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर क्या है, ट्रीटमेंट नहीं करता है, मना कर देता है, या फिर प्रिकॉशंस नहीं लेता है। जो कैंची चला रहा है या फिर जिससे ऑपरेशन कर रहा है उसमें सेप्टिक बनने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इसने पूरे प्रिकॉशंस नहीं लिए और ए मर गया, तो इसको माना जाएगा कि इसने वो काम गुड फेथ में नहीं किया था। तो अगर बात की जाए गुड फेथ की, तो सद्भाव पूर्वक में सिंपल कोई भी काम आप कर रहे हो लेकिन आपने पूरी प्रिकॉशंस लिए। एक इंजीनियर है, मान लिया जाए कि इंजीनियर है और इंजीनियर कहीं पुल वगैरह बना रहा है, या फिर कहीं गड्ढे खोद रखे हैं। तो गड्ढे खोद रखे हैं, उसमें आके कोई व्यक्ति आके गिर जाता है। अगर मान लिया रोड का काम चल रहा है, सिविल इंजीनियर आपको पता ही है, माता के माल हैं, तो उसमें आके गिर जाता है। क्योंकि जो इंजीनियर था, साइट का इंजीनियर था, उसने उसके ऊपर से कवर नहीं किए थे, गड्ढों को भरा हुआ नहीं था, तो ये क्या माना जाएगा, इसने पूरे प्रिकॉशंस इंजीनियर ने नहीं लिए थे, तो वो क्या है, वो गुड फेथ में नहीं माना जाएगा। अगर उसने पूरे प्रिकॉशंस लिए होते, गड्ढे भरे हुए होते और बोर्ड वगैरह भी लगाए हुए होते, यहाँ पे कार्य चल रहा है इस टाइप के, और फिर अगर कोई दुर्घटना होती है, तो उसमें माना जाता कि भाई उसने तो अपना काम गुड फेथ में किया था, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। तो सद्भाव पूर्वक से समझ गए होंगे गुड फेथ। अगर बात की जाए धारा 52A, तो धारा 52A जो है वो संश्रय की बात करती है, हार्वर की बात करती है, हार्वर आश्रय, तो इसकी बात करती है। तो इसमें बताया गया, लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि भैया मान लिया जाए कि कोई अपराधी है या अपराध करने जा रहा है और आपको पता है, और आप क्या कर रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, अपने घर में रुकने दे रहे हो, आप उसको हथियार प्रोवाइड करा रहे हो, आप उसको मनी प्रोवाइड करा रहे हो, पैसे की व्यवस्था कर रहे हो।
या अन्य माध्यम से उसको जाने के लिए अपनी कोई भी यातायात का साधन प्रोवाइड करा रहे हो, तो ऐसा क्या माना जाएगा कि आपने उस अपराधी को क्या दिए, संश्रय दिया है, आपने उस अपराधी को आश्रय दिया है या अपराध करने के लिए आपने उसको सपोर्ट किया है। तो संश्रय की जो डेफिनेशन है आईपीसी में यही बताया गया है कि आप किसी को कुछ भी सपोर्ट देते हो जो अपराध करने में हेल्पफुल हो, तो आप भी उसमें अपराधी माने जाओगे। इसमें एक एक्सेप्शन है, जो 52A है उसमें एक्सेप्शन है। उसमें जो एक्सेप्शन है वो ये है कि जो पति और पत्नी होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो इसमें दिया गया है जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो इसमें अपवाद हैं। जो हस्बैंड वाइफ हैं वो अपवाद है। मान लिया जाए हस्बैंड ने कोई अपराध किया और वो जेल से भगौड़ा होके आ गया, तो वाइफ क्या है, वाइफ उसको आश्रय दे सकती है, उसको घर में छिपा सकती है, तो वाइफ के ऊपर केस नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हस्बैंड व वाइफ, या फिर वाइफ कोई अपराध करती है तो हस्बैंड छिपाएगा और उसको आश्रय देगा, तो यहाँ पे संश्रय हार्बर में नहीं माना जाएगा। तो आईपीसी में हस्बैंड और वाइफ को छोड़ के अगर कोई भी बंदा है दूसरा और किसी को क्या करता है, सपोर्ट करता है इलीगली, तो वो क्या माना जाता है, हार्बर। तो 52A एक्सेप्शन याद रखना, हस्बैंड वाइफ। बाकी अगर कोई भी चीज़ सपोर्ट प्रोवाइड कराता है या फिर किसी को घर में छिपाता है या फिर पैसे देता है, आयुध, हथियार, बारूद, गोला, ये सारी चीज़ें देते हैं, तो ये आश्रय में माना जाता है। तो ये भाग 2 जो जनरल एक्सप्लेनेशन थी वो यहाँ तक ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद अभी शुरू होता है चैप्टर 3 आईपीसी का, चैप्टर 3। तो आईपीसी का जो चैप्टर 3 है उसमें जो दंड है, दंडों के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो इसमें साधारण प्रावधान है दंडों के विषय में। तो बात की जाए धारा 53 से लेकर 75, जो आईपीसी का चैप्टर है उसमें धारा 53 से लेकर 75 तक अपराधों के बारे में जो दंड है उनके विषय में बात की गई है। बात की जाए धारा 53 की, तो धारा 53 की बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि दंड कितने प्रकार के होंगे। जो धारा 53 है उसमें बताया गया है कि दंड कितने प्रकार के होंगे। तो जब मूल में आईपीसी बनी थी तो इसमें 6 प्रकार के दंड थे। मूल में जो आईपीसी बनी थी उसमें 6 प्रकार के दंड थे, जिनमें से दंड जो कारावास दास्ता थी उसको ख़त्म कर दिया गया। दास्ता मतलब दास प्रथा से आप समझ सकते हो उस चीज़ से। तो ये क्या था, दास्ता थी, जो दास बनाने की जो प्रथाएं थी, एक तरह से दास की जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि ये क्या था, मानव का दुर्व्यापार भी माना जाता था, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करता था। तो कारावास दास्ता को ख़त्म कर दिया गया तीसरी को। अब बात की जाए कि फ़िलहाल में दंड कितने प्रकार के हैं, तो दंड 5 प्रकार के हैं। सबसे पहला मृत्यु दंड। आईपीसी में बताया गया है कि अगर आप अपराध करोगे तो आपको क्या क्या दंड मिल सकते हैं, जिसमें से धारा 53 बताती है सबसे पहला मृत्यु दंड। तो आप कोई ऐसा अपराध करते हो जैसे किसी की आप हत्या ही कर देते हो, तो आपको क्या है, मृत्यु दंड मिलेगा। तो सबसे पहला मृत्यु दंड। दूसरी बात की जाए आजीवन कारावास। आजीवन कारावास क्या है कि आपको पूरी उम्र क्या है, जेल में निकालनी पड़ेगी। यह था आजीवन कारावास। तीसरा जो दंड 3rd नंबर का जो था दंड दास्ता, इसको समाप्त कर दिया गया। अभी ये आईपीसी में नहीं है और दंड दास्ता नहीं दी जाती है। बात की जाए चौथा तो कारावास। तो कारावास 2 प्रकार का होता है। कारावास 2 प्रकार का होता है, एक होता है कठोर कारावास और एक होता है सादा कारावास। तो कठोर कारावास जो होता है, नाम से समझ रहे हो कठोर कारावास, तो इसमें क्या होता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, वो घायल पिक्चर थी और उसकी आपने सनी देओल की, तो उसमें क्या होता था, आपने देखा होगा कि वो कहीं माइंस में पत्थर तोड़ने ले जाते थे, कहीं भी ले जाते हैं। तो ये क्या है, काम के साथ अगर आपसे काम भी कराया जाता है और आपको कैद में भी रखा जाता है, वो क्या है, कठोर कारावास है। और दूसरा क्या है, सादा कारावास, जिसमें आपसे काम नहीं कराया जाता है, वो कारावास है। अगर 5वां बात करें तो संपत्ति का समअपहरण। संपत्ति का समअपहरण मतलब क्या है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर जो प्रॉपर्टी है उसकी कुर्की कर ली जाती है, या फिर उसको अपनी जो आपकी संपत्ति है उसको अपनी उसमें ले लिया जाता है। तो ये संपत्ति का समअपहरण। और छठा आता है जुर्माना, फाइन। तो एक प्रकार का और दंड होता है एकांत परिरोध, उसकी बात बाद में करेंगे। वो उसी तरह का है जिस तरह से मान लो आप जा रहे हो, किसी से मिलने का मन है, सामने वाले में रहती है, देख रहे हो दूर से, बस देख ही पा रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो, रास्ते से निकल रहे हो, खिड़की में से ताक झांक हो रही है बस, तो वो भी एक तरह से
प्रतिरोध में आता है, हालांकि वो दंड में नहीं दिया गया है। अगर बात की जाए दंड की तो धारा 53 में 5 प्रकार के दंड दिए गए हैं, मृत्युदंड, आजीवन कारावास और कारावास। कारावास दो तरह का होगा, एक कठोर कारावास और एक सादा कारावास। जो कठोर होगा उसमें काम कराया जाएगा आपसे और सादा में काम नहीं कराया जाएगा। पांचवा संपत्ति का समापरण और छठा जुर्माना। तो धारा 53 दंड की बात करती है। अगर बात की जाए धारा 54 की, धारा 54, जो आईपीसी की धारा 54 है उसमें लिखा हुआ है मृत्यु दंड का, अगर आपको मृत्यु दंड आदेश हो गया है, अब समझना पड़ेगा, दंड आदेश मतलब दंड का आदेश हो गया है, दंड प्लस आदेश। लघुकरण मतलब कम करना। तो धारा 54 में बताया गया है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। तो इसमें लिखा हुआ है कि समुचित सरकार, जो भी समुचित सरकार होगी, इसकी डेफिनेशन भी आएगी 55A में समुचित सरकार की। तो जो भी उचित सरकार होगी वो क्या करेगी, अगर किसी को मृत्युदंड दिया है, अगर किसी को किसी अपराध के लिए मृत्युदंड दिया गया है तो समुचित सरकार क्या कर सकती है, उस मृत्युदंड को कम कर सकती है, उस मृत्युदंड को कम कर सकती है। इसमें एक और शर्त दी गई है कि ऐसा नहीं है कि जो ऑफेंडर है, जो अपराधी है, उसकी सम्मति लेना जरूरी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी सम्मति के बिना भी क्या है, मृत्युदंडादेश को कम कर सकती है। अगर बात की जाए धारा 55, तो धारा 55 में दिया गया है, सबसे पहले दंड पर पढ़े थे हमने, मृत्युदंड था, आजीवन कारावास था, उसके बाद दंड दास था, उसको ख़त्म कर दिया गया था, उसके बाद कारावास था, कठोर और सादा, संपत्ति और जुर्माना। तो बात की जाए सबसे पहले धारा 54 मृत्युदंड, तो मृत्युदंड का लघुकरण हो गया। अब बात की जाए धारा 55, तो आजीवन कारावास। तो इसमें दिया गया है कि अगर समुचित सरकार चाहे तो, समुचित सरकार चाहे तो जो आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास का क्या कर सकती है, लघुकरण कर सकती है। इसका मतलब आजीवन कारावास की अवधि जो है उसको कम कर सकती है। और इसमें भी सेम टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं कि जो ऑफेंडर है, जो अपराधी है, उसकी सम्मति होना जरूरी नहीं है कि आप भाई उससे पूछा जाए कि बोला भाई हम आपके जो दंड है उसको कम कर रहे हैं, नहीं, अगर समुचित सरकार चाहे तो उसको उसकी मर्जी के बिना ही कम कर सकती है। अब बात की जाए, कम तो कर सकती है लेकिन कितना कम करेगी, 14 वर्ष से अधिक ना होना चाहिए वो। अगर कोई दंड है, आजीवन कारावास है, उसको 14 वर्ष से अधिक नहीं देगी, मतलब इसका मतलब क्या है, 14 वर्ष से कम के लिए उस दंड को कम कर सकती है। अब बात की जाए कारावास की, चूँकि कारावास दो प्रकार का है, कारावास तो दो प्रकार का, एक आजीवन कारावास अलग है, उसके बाद अगर कारावास हमने पढ़ा था तो कारावास दो तरह का था, एक था कठोर और एक था सादा। तो जो आजीवन कारावास है उसको कारावास में बदल सकती है, और कारावास भी दोनों तरह के में बदल सकती है, चाहे तो सरकार कठोर कारावास में बदल सकती है और चाहे तो सादा कारावास में बदल सकती है। बात की जाए धारा 55A, क्योंकि इन दोनों में एक टर्म आया था समुचित सरकार, समुचित सरकार, तो धारा 55A में समुचित सरकार की परिभाषा को डिफाइन किया गया है कि भैया ये समुचित सरकार होगी कौन, आखिर इस दंड को कम करेगा कौन, लघुकरण करेगा कौन। तो बात की गई समुचित सरकार की। तो समुचित सरकार में ये कहा गया है, हमें पता है कुछ विषय हैं हमारे जो सूचियां हैं, संघ सूची, तो जिस प्रकार से संघ सूची है, यूनियन लिस्ट है, इस पर कौन कानून बनाता है, केंद्र की सरकार बनाती है। जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उन पर केंद्र की सरकार कानून बनाती है, और राज्य की जो स्टेट लिस्ट है उन पर राज्य की सरकार कानून बनाती है। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर अपराध किया गया है, अगर अपराध किया गया है जिस विषय में, जो विषय किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार का है, संघ सरकार का है, तो अगर वह अपराध किया गया है जो जिस पर कानून कौन बनाती है, जो केंद्र सरकार बनाती है, तो भैया उसमें समुचित सरकार कौन होगी, वह विषय जो केंद्र के विषय में आता है, तो उसके लिए समुचित सरकार कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। इस चीज़ को ध्यान से देखो, अगर वह विषय जो केंद्र का विषय है तो उसके लिए समुचित सरकार कौन होगी, केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर वही विषय स्टेट लिस्ट का है, स्टेट लिस्ट का है, अपराध जो किया गया है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से किया गया है, तो उसके लिए समुचित सरकार कौन होगी, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, कारावास को कम कर सकती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो डिपेंड करता है कि जो अपराध है वो किस श्रेणी का है। बाकी इसकी जो बीच की धाराएं 56 और ये, और यहाँ पे भी 54, 55, 56, तो यहाँ से जो 56 है,
तो इनकी बीच की धाराओं को निश्चित कर दिया गया है, रिपेल कर दिया गया है। बात की जाए धारा 57 की, तो धारा 57 में बताया गया है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। मतलब क्या, दंडावधियों की भिन्न है कि जो दंड की अवधि होगी, मतलब टाइम पीरियड होगा, तो उसको किस तरह से मतलब उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो दंडावधि की बात करता है धारा 57। तो इसमें बताया गया है कि जो आजीवन कारावास होगा, जो आजीवन कारावास होगा वह कितना होगा, 20 साल के बराबर माना जाएगा। जो आजीवन कारावास होगा उसको कितना माना जाएगा, इक्विवेलेंट टू 20 ईयर्स। तो इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है धारा 57 में कि जो दंडावधि की भिन्न है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम है, वो जो आजीवन कारावास होगा उसको 20 साल के बराबर माना जाएगा। बात की जाए धारा 57 से और 62 तक, तो इनको भी हटा दिया गया है। बात करें धारा 63 की, तो धारा 63 की बात की जाए तो इसमें दिया गया है जुर्माने की रकम। धारा 63 की बात करें तो इसमें दिया गया है तो जुर्माने की रकम। तो जुर्माने की रकम क्या होगी, मान लिया आपने किसी चीज़ का लॉ को तोड़ा, आपने कोई अपराध किया, क्राइम किया, या फिर फॉर एग्जांपल मान लो आप बस में चढ़े और टिकट नहीं लिया आपने। तो टिकट आपका लेना आपका हक, मतलब आपका काम था आपका टिकट लेने का, लेकिन आपने टिकट नहीं लिया और बिना टिकट के आप यात्रा करते हैं और आपको आके धर लिया जाता है, पकड़ लिए जाते हो, तो उस समय पे क्या है, आपको फाइन होगा। तो वही इसमें बताया गया है धारा 63 में कि जुर्माने की रकम क्या होगी। तो इसमें यह बताया गया है कि जुर्माने की रकम जो है उसकी भैया कोई लिमिट नहीं है। जो जुर्माने की रकम है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वह अनलिमिटेड है। आपके ऊपर जुर्माना कितना भी लग सकता है, लेकिन इतना भी नहीं लगना चाहिए कि जो आपने अपराध किया है या फिर जो आपसे क्षति हुई है उससे आप अधिक ही ले लो, इतना भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें सीधा सीधा जुर्माने की रकम में बताया गया है कि ऐसा कहीं निर्धारित नहीं है कि इस चीज़ के लिए इतना ही जुर्माना होगा। हाँ, अगर आईपीसी की धाराओं में, आईपीसी की किसी धारा में पहले से ही ये दिया गया है कि भैया इसके लिए 10,000 रुपये का जुर्माना होगा, कोई विधि है, मान लो कोई भी कानून है, उसमें आपको पहले से ही उस विधि में ही संसद ने लिख के दे दिया, जो विधि थी उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने ये अपराध किया या ये कानून तोड़ा तो आपके ऊपर 10,000 रुपये का पे फाइन होगा या 10,000 रुपये का आपका जुर्माना होगा। तो वहाँ पे अगर लिखा हुआ है 10,000 का जुर्माना होगा तो उससे अधिक नहीं होगा। तो वहाँ तो ऑलरेडी जो चीज़ आईपीसी में लिख दी कि इतने रुपए का जुर्माना, या फिर किसी कानून में लिख दी, तो वहाँ के लिए तो आपकी लिमिट है कि 10,000 है। लेकिन अगर जहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी गई है, जहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि इस अपराध के लिए इतना जुर्माना होगा, तो वहाँ आपके लिए जुर्माना अनलिमिटेड हो सकता है, बशर्ते कि आपने जो जैसे 500 रुपये की टिकट थी और आपने 500 रुपये की टिकट आपको पड़ती है और वहाँ पे कानून में ये लिखा भी नहीं हुआ था कि 500 से ज़्यादा या 1000 या जो भी है इतना जुर्माना मैक्सिमम हो सकता है। तो आपने 500 रुपये की टिकट थी आपकी जहाँ तक जाना था और आपने टिकट नहीं ली थी, तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, वो टिकट की राशि के हिसाब से लगेगा। तो जुर्माने की रकम की बात करें तो ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी लगाया जा सकता है, लेकिन अत्यधिक नहीं लगाया जाएगा, एक्सेस में नहीं लगाया जाएगा। अगर बात की जाए धारा 64 की, तो धारा 64 में बताया गया है जुर्माना ना देने पर कारावास का दंडादेश। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको किसी सज़ा सुनाई गई कि आपको 10 साल तो जेल में रहना है। मान लिया जाए आपको सज़ा सुनाई गई कि आपको 10 साल तो जेल में रहना है, साथ में 5,000 रुपये का जुर्माना भी देना है। तो आपको सज़ा सुनाई गई कि आपको 10 साल जेल में रहना है और 5,000 का जुर्माना देना है, या फिर सिंपल इतना सुनाया गया कि आपको 5,000 का जुर्माना ही देना है। इस चीज़ में दोनों केस को समझते हैं। अगर सुनाया गया कि आपको 10 साल तो कैद में रहना है, साथ में 5,000 रुपये का जुर्माना भी दिया गया है, और दूसरा केस है कि सिर्फ आपको 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अगर यहाँ मान लिया जाए आप जुर्माना देने में असमर्थ हो, आप जुर्माना नहीं दे पा रहे हो, तो क्या है भैया, जो कोर्ट होगा वो क्या करेगा, उसी में लिख देगा। आपसे पूछेगा एक बार कि आप क्या जुर्माना देने के लिए सक्षम हो। अगर आप नहीं हो सक्षम तो उसी में लिख दिया जाएगा कि भैया आपके लिए जो 5,000 का जो जुर्माना लगा था आप ये नहीं दे पा रहे हो, तो इसी जो रुपए हैं इसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको उतने दिन का जो दंड है वो अधिक दे देगा, उतने दिन का जो कैद है वो अधिक दे देगा। तो 10 साल तो आपको काटनी है, 10 साल तो आपको काटनी है, क्योंकि ये आपको सज़ा हुई थी, साथ में आपने 5,000 रुपये भी नहीं दिए जुर्माने के। तो इसके लिए मान लिया जाए
एक एग्जांपल समझने के लिए 10 दिन आपके लिए क्या बोल दिया कि आप 5,000 नहीं दे रहे हो, इसलिए आपको 10 दिन और कैद में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है 10,000, 10 साल का तो आपको कैद पहले से काट रहे हो और 10 दिन की ये एक्स्ट्रा काटनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी जैसे 5,000 रुपये सिर्फ जुर्माना था, तो जुर्माना नहीं दे रहे हो तो इसके इक्विवेलेंट आपको क्या दे दिया जाएगा, कैद में दे दिया जाएगा। तो एक बार दोबारा से देखते हैं भारतीय दंड संहिता की। अगर बात की जाए धारा 51, तो सबसे पहले शपथ, फिर 52 में सद्भाव पूर्वक, गुड फेथ। आपका काम क्या है, आपने कितने प्रिकॉशंस लिए थे, किस मैनर में आपने काम किया, वो सारा क्या होता है, सद्भाव पूर्वक। 52A की बात की जाए तो हार्बर संश्रय, किसी को आप आश्रय देते हो, किसी अपराधी को देते हो या फिर उसको कोई प्रोवाइड, वही आप कोई हेल्प सपोर्ट या ये प्रोवाइड कराते हो, मान लिया जाए पैसे, जलियान, कुछ भी आप दे रहे हो या फिर हथियार, गोला बारूद और घर में छिपा रहे हो, तो इसमें भी क्या है, ये हार्बर में बताया गया है। इसमें एक्सेप्शन, हस्बैंड और वाइफ इसमें एक्सेप्शन हैं, ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं। अगर बात की जाए धारा अध्याय 3 की, तो इसमें दंड के विषय में जनरल एक्सप्लेनेशन है, दंड के विषय में एक्सप्लेनेशन है धारा 53 से लेके 75 तक। तो सबसे पहले बात आती है 53 में दंड की, तो दंड के प्रकार, तो 5 प्रकार के दंड हैं। सबसे पहले मृत्युदंड, उसके बाद आजीवन कारावास, उसके बाद कारावास, और कारावास दोनों तरह का होता है, कठोर कारावास भी होता है और सादा कारावास भी होता है। जो कठोर कारावास है उससे आपको काम भी कराया जाएगा और आपको कैद में भी रखा जाएगा। फिर संपत्ति का समापरण और जुर्माना। बात की जाए तो यहाँ पे हमने जिस सीनरिटी में हमने पढ़ा है उसी सीनरिटी में 53 के बाद उनका लघुकरण की बात की गई है। 54 में मृत्युदंड आदेश का लघुकरण। तो जो समुचित सरकार है, समुचित सरकार की परिभाषा बताई थी, आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, मृत्युदंड का लघुकरण करेगी और इसमें क्या है, जो ऑफेंडर है उसकी सहमति या सम्मति के बिना भी कम कर सकती है। बात की जाए धारा 55 की, तो इसमें आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण है। तो इसमें 14 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, उससे कम में कर सकती है। लेकिन ये आजीवन कारावास क्या है, दोनों तरह का हो सकता है, कठोर भी दे सकती है आपको। आजीवन कारावास को जब कम करेगी सरकार तो कारावास में करेगी, तो ये कारावास दोनों तरह का हो सकता है, कठोर भी हो सकता है और सादा भी हो सकता है। और इस कठोर और सादा में भी ऐसे भी कर सकती है कि कुछ दिन आपको कठोर करवाए और कुछ दिन सादा करवाए। तो ये धारा 55 आजीवन कारावास का दंडादेश का लघुकरण। और 55A, तो धारा 55A में समुचित सरकार, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, उसकी परिभाषा दी गई है। तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों की बात की गई है। बात की जाए धारा 57 की, तो दंडावधियों की विभिन्न फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट्स। तो ये क्या है, आजीवन कारावास को 20 साल के इक्विवेलेंट माना जाएगा। धारा 63 जुर्माने की रकम, तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ फाइन। और धारा 64 जुर्माना ना देने पर कारावास। तो जितने आप आपका जो फाइन हुआ है, आप वो फाइन नहीं दे पा रहे हो, तो उसका क्या है, उसके बदले में आपको क्या कर दिया जाएगा, उतने दिन की कैद बढ़ा दी जाएगी आपकी। तो ये कुछ धारा 51 से और धारा 64 तक आज हमने पढ़ी हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।